हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से फैकल्टी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो इसमें फैकल्टी रिक्रूटमेंट होने वाला है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होने वाला है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जो बहुत बड़ी न्यूज है वो ये है कि जो आपको कंसोलिडेटेड पे मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1,42,506 रुपीज पर मंथ। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि किस किस पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है उसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई कर सकते हो इन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। अगर मैं एक बार आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के लिए आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है वो 3 रहने वाली है। एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए सिर्फ अनरिजर्व पोस्ट में ही एक पोस्ट है, यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है ये भी 3 रहने वाली है, जिसमें एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी में आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट 3 रहने वाली है। ओबीसी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक पोस्ट रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में आपके पास 2 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 1। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में आपके पास एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक पोस्ट है, जो कि बनती है टोटल 3 पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी में भी आपके पास एससी में 1 एंड आपके पास है अनरिजर्व में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास रहने वाली हैं वो 3 रहने वाली है। अब अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है एक से ज्यादा वैकेंसी में, मतलब कि यूरोलॉजी में भी अप्लाई करना चाहता है और न्यूरोसर्जरी में भी अप्लाई करना चाहता है, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा विद सेपरेट पोस्ट कोड। इसमें पोस्ट कोड दे रखा है एंड यू हैव टू पे एप्लीकेशन फीस फॉर ईच पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी होगी अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू पे द फीस सेपरेटली एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म सेपरेटली। ठीक है, उसके बाद जो एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको सिर्फ ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है। कोई पोस्टल आपको पोस्ट नहीं करना है एप्लीकेशन फॉर्म का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कहां भर सकते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भर सकते हैं वो भर सकते हैं वेबसाइट पे जाके www.aimsexams.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और लास्ट डेट के 5 PM तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स को कोई भी जरूरत नहीं है फिजिकल कॉपीज भेजने के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो पूरा कम्युनिकेशन होने वाला है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनके क्राइटेरिया के बाद जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की जो नेम्स हैं दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन एम्स वेबसाइट। तो यू शुड रेगुलरली चेक द एम्स वेबसाइट कि उस पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का जो डिस्प्ले है उसी पर रहने वाला है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग है वो कैसे रहने वाला है? तो प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग के लिए एम्स ने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है एंड उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो शॉर्टलिस्टिंग करने वाले हैं। फाइनल सिलेक्शन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। अब जैसे क्या है प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कि जितने भी आप इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले हैं, मतलब आपको यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होगा। हम अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपको डॉक्टरेट इन मेडिसिन चाहिए होगा एंड उसमें आप शेड्यूल 1 और 2 या फिर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिलिंग के अकॉर्डिंग अगर आपका है तो आपको वो मेडिकल सारे एजुकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाने पड़ेंगे। और इसके साथ आपको एक स्कोर असाइंड होगा, जो कि स्कोर जो इनका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है जो उन्होंने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग दे विल प्रोवाइड यू अ स्कोर। ठीक है, अब जो आपका स्कोर आने वाला है तो उस स्कोर में जो टॉप 10 स्कोरर्स होंगे, जिन बच्चों का, जिन एप्लीकेंट्स का जो टॉप 10 स्कोरर्स आपके रहने वाले हैं, टॉप 10 स्कोरर्स को ही सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बट ये जो स्कोर आया है ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन प्रोसीजर है शॉर्ट टेस्टिंग करने के लिए। इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा दैट विल बी योर फाइनल क्राइटेरिया फॉर योर सिलेक्शन। मतलब जब आपका इंटरव्यू होगा उसकी परफॉर्मेंस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, ना कि ये जो आपका स्कोर आया है। ये सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए स्कोर क्राइटेरिया बनाया हुआ है। ठीक है,
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जुलाई 2026। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, आप अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट, सारे एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे कर सकते हैं एंड देन यू अप्लाई ऑन द वेबसाइट। जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की दैट इज 20 जुलाई 2026। 20 जुलाई 2026 को शाम को 5 बजे के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो ओपनिंग डेट है उसको आप देख लें, रेगुलर वेबसाइट पे विजिट करें। 6 जुलाई 2026 से आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 20 जुलाई 2026। ठीक है, इसके बाद हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि क्या क्या जरूरत है आपको अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो अगर आप कोई भी किसी भी डोमेन में अप्लाई कर रहे हैं, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरो साइंस, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास जो आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशन है वो इंक्लूड होनी चाहिए शेड्यूल 1 and 2 और पार्ट 2 of Indian of the 3rd schedule of Indian Medical Counseling Act of 1956. You should also possess doctorate in medicine, जिस भी डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो, और आपके पास 1 year टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, हर किसी के लिए आपको बस इतनी ही क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद हम लोग एक बात देख लेते हैं कि स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। स्क्रीनिंग क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, कैसे आपका स्कोर बनेगा। तो देखो, ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग स्कोर, मेडिकल स्ट्रीम, अगर आपकी मेडिकल स्ट्रीम है तो देखो आपको एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए, एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए, ये आपके लिस्ट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 10 मार्क्स। इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 10 मार्क्स। तो जितने ही बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको ध्यान से देखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। दूसरा जो डोमेन है वो है सेक्शन 2, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। तो जितने भी आपके रिसर्च एंड पब्लिकेशन, थीसिस पब्लिकेशन है, आपका गूगल स्कॉलर पे H-इंडेक्स नंबर कितना है, आपका कितने नंबर ऑफ रिसर्च आपके पास है, मतलब पेपर्स हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पे आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 35 मार्क्स। इसके बाद आपका टीचिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए मिलने वाले हैं आपको 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका स्कोर बनेगा। जो हाईएस्ट स्कोर होंगे उनको टॉप 10 स्कोरर्स को बुलाया जाएगा, उन टॉप 10 स्कोरर को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड उनका इंटरव्यू होगा एंड देन दे विल गेट द फाइनल सिलेक्शन। अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग स्कोर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए नॉन मेडिकल वालों को मिलेंगे 10 मार्क्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन के लिए भी आपको यहां पे भी 35 मार्क्स मिल रहे हैं और टीचिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए 30 मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब ओरल प्रेजेंटेशन, लेक्चर एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, इसको आपको 2 मार्क्स पर प्रेजेंटेशन मिलने वाले हैं। तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अभी से आप लोग एग्रीगेट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे एंड देन दे विल जनरेट योर फाइनल स्कोर और उसके आधार पे ही दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार ध्यान से जरूर देख लें। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूं, जो स्क्रीनिंग स्कोर है, जो स्क्रीनिंग स्कोर ऑब्टेन होगा ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग स्टेज विल नॉट बी यूज्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे ही बेस्ड होता है। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट हु हैव टॉप 10 स्कोर्स विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आप जस्ट सपोज 2 बच्चों का सेम स्कोर आ रहा है तो उन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो इन दैट केस 10 से ज्यादा लोगों को भी बुलाया जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट को आप रेगुलरली आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद विजिट करना है और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट अटेंड देयर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, क्योंकि स्केड्यूल का अगर आप मतलब फॉलो नहीं करते हो तो आपका कैंसिलेशन ऑफ सीट भी हो सकता है, विच विल ऑल्सो बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। मतलब वेबसाइट पे आपको एक स्केड्यूल दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने इंटरव्यू में अपीयर होना है। ठीक है, कहां पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो? एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हो www.aimsexams.ac.in या फिर www.aims.edu। इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप यहां से ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्ट होने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म वो होने वाले हैं 6 जुलाई 2026 और इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 20 जुलाई 2026 टिल 5 PM। मतलब 5 बजे के बाद आप 20 तारीख को भी नहीं भर पाओगे। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैंडिडेट्स
हाँ, ये तो आपने बता दिया ना, कि आपको बता दिया मैंने कि अगर आप एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग अलग एप्लीकेशन फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ सबसे बड़ी चीज, कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन आपको कितना मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 1,42,506 रुपीज पर मंथ। तो इफ यू गेट सेलेक्टेड यू विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो तो, ठीक है। अब एक बार एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपर एज लिमिट बोल रही हूँ, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो यहाँ पे रखी गई है वो रखी गई है 50 ईयर्स, सारी पोस्ट के लिए 50 ईयर्स रखी गई है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो लास्ट डेट रहने वाली है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, जो लास्ट डेट जैसे कि 20 जुलाई है, 20 जुलाई पे आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होगी एंड देन दे विल फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो अपर एज लिमिट आपकी 50 है, लोअर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी बच्चे अपने आप मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अपर एज लिमिट 50 है, लोअर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन एक बार देख लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन क्या है, SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD के लिए 5 इयर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अगर आप तो आपके लिए 5 साल है, और एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए भी 5 साल है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं एक बार कि एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस रहने वाली है जर्नल और OBC कैंडिडेट के लिए रहने वाली है 3000 रुपीज। मतलब अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी हो जाएगी 3000 रुपीज फॉर 1 पोस्ट एंड 3000 रुपीज फॉर अनदर पोस्ट, तो 6000 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो रहने वाली 2400 रुपीज। SC ST कैंडिडेट के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 2400 रुपीज रहने वाली है। लेकिन ये जो फीस है SC ST कैंडिडेट के लिए पर्टिकुलरली वो रिफंड हो जाएगी जो भी इंटरव्यू में अपीयर होंगे। मतलब इफ यू आर SC और ST कैंडिडेट और आपने फॉर्म भरा हुआ है एंड आप जो टॉप 10 स्कोरर्स में आ गए और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया तो आपके ये 2400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। PWD कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड है फीस से, मतलब जितने भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है। और ये आपको पता है कि एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब आप जब एप्लीकेशन फीस भर दोगे तो वो नॉन रिफंडेबल है, दैट विल नॉट गेट बैक टू यू, ठीक है। तो बस जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यही है कि जो इसकी ओपनिंग डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 6 जुलाई 2026, लास्ट डेट रहने वाली है 20 जुलाई 2026। तो आप एम्स की वेबसाइट पे जाना ना भूलें, उसको रेगुलरली चेक करते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है, वो सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लें ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस ना हो और आप अपना जो स्कोर है वो मैक्सिमम कर पाए। थैंक यू सो मच।